इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करने जा रहे हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट अगर आपने ला किया होगा तो पढ़ा होगा, कर रहे होंगे तो पढ़ रहे होंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, चाहे जुडिशरी के लिए या किसी भी जहाँ भी सिलेबस में रहता है, और एक कॉमन सेंस में भी ये क्वेश्चन कहीं भी पूछा जाता है। अब सवाल आता है इंडियन एविडेंस का ड्राफ्ट अपना कैसे बना, क्या है। देखिए, एक वर्ड आता है लॉ ऑफ एविडेंस। लॉ ऑफ एविडेंस का मतलब होता है साक्ष्य विधि। लॉ ऑफ एविडेंस किसी भी कंट्री का हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है। वही लॉ ऑफ एविडेंस जो इंडिया का है उसे नाम दिया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। लॉ ऑफ एविडेंस के 3 प्रिंसिपल होते हैं। पहला प्रिंसिपल होता है कि हर कंडीशन में बेस्ट एविडेंस ही लिया जाना चाहिए। हर मैटर में, हर परिस्थिति में सर्वोत्तम साक्ष्य लिया जाना चाहिए। दूसरा इसका प्रिंसिपल होता है कि हियर से एविडेंस नहीं लिया जाना चाहिए। तीसरा प्रिंसिपल होता है कि लॉ ऑफ एविडेंस शुड बी कन्फाइंड टू फैक्ट इन इशू। इसका मतलब होता है कि साक्ष्य विधि जो होती है वो केवल विवादित तथ्यों तक ही सीमित होती है। अब ये कॉन्सेप्ट, ये प्रिंसिपल तो हर लॉ ऑफ एविडेंस का है। यही प्रिंसिपल इंडिया में भी अडॉप्ट किया गया है। अब हम आते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के ड्राफ्ट पर। इंडियन एविडेंस एक्ट एक प्रोसीजरल लॉ है। एक कैसी विधि है? एक प्रक्रियात्मक विधि है। लॉ 2 होता है, एक सब्सटेंसिव लॉ होता है, दूसरा प्रोसीजरल लॉ होता है। सब्सटेंसिव लॉ का मतलब सारभूत विधि से हिंदी में कहते हैं, या मौलिक विधि कहा जाता है। सारभूत विधि का मतलब होता है ऐसा कानून, ऐसी विधि जिसमें अधिकार और दायित्व का वर्णन किया जाए। लॉ डिस्क्राइब्स राइट्स एंड लायबिलिटी। लेकिन अगर किसी कानून में केवल अधिकार और दायित्व ही बना दिया गया, इससे यह नहीं पता चलता कि उसका अधिकार कैसे मिलेगा, किसी पर दायित्व कैसे आरोपित किया जाएगा। इसीलिए सब्सटेंसिव लॉ के साथ प्रोसीजरल लॉ भी बनाया गया और इसे प्रक्रियात्मक विधि हिंदी में कहते हैं। इसका मतलब होता है एक ऐसा कानून जिसमें राइट्स लायबिलिटी के इन्फोर्समेंट की प्रोसीजर बताई गई हो। मीन्स लॉ डिस्क्राइब प्रोसीजर फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स एंड लायबिलिटी। तो अधिकार और दायित्व का प्रवर्तन, उसको लागू कराने के लिए जो प्रक्रिया जिस विधि में दी जाती है उसे कहते हैं प्रक्रियात्मक विधि। अब सवाल आता है इंडियन एविडेंस एक्ट किस में आएगा? इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोसीजरल लॉ है, क्योंकि एविडेंस वर्ड यूज किया गया है। एविडेंस की जरूरत कहां पड़ती है? जब प्रोसीजर शुरू होता है, तब साक्ष्य की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इंडियन एविडेंस के एक्ट को प्रोसीजरल लॉ में रखा गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोसीजरल लॉ है। इसका मतलब इसका प्रभाव क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा? तो हर प्रोसीजरल लॉ, देखिए सब्सटेंसिव लॉ का इफेक्ट ट्रांसपेक्टिव होता है, उसका इफेक्ट रिट्रांसपेक्टिव तब होगा जब उसे रिट्रांसपेक्टिव इफेक्ट दिया जाए। ट्रांसपेक्टिव इफेक्ट मतलब भविष्यलक्षी प्रभाव। कोई भी सब्सटेंसिव लॉ बनता है तो जिस डेट को एनफोर्समेंट में आया उसके बाद उसका प्रभाव पड़ता है, उसी डेट से। लेकिन प्रोसीजरल लॉ का कॉन्सेप्ट जो होता है वो रिट्रांसपेक्टिव होता है। ये जिस तारीख को एनफोर्समेंट हुआ उसके पहले से भी इसका प्रभाव होता है। इसलिए इंडियन एविडेंस एक्ट भी प्रोसीजरल लॉ है और इसका इफेक्ट भी रिट्रांसपेक्टिव है। अब हम आते हैं इसके ड्राफ्ट पर। इंडियन एविडेंस एक्ट के लिए पहली बार ड्राफ्ट पेश किया सर हेनरी मैन ने 1868 में। लेकिन वो ड्राफ्ट प्रॉपर नहीं पाया गया, इसलिए उस ड्राफ्ट को एक्सेप्ट नहीं किया गया। बाद में 1870 में सर जेम्स स्टीफन को यह जिम्मेदारी दी गई, जिन्होंने 1871 में ड्राफ्ट प्रस्तुत किया और उसी ड्राफ्ट पर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 बना है और इसका इनेक्टमेंट हुआ 15 मार्च 1872 को और कमेंसमेंट किया गया 1 सितंबर 1872। यहां पर आप ये भी जान लीजिए, साथ ही आपको ये भी तैयार हो जाएगा कि इंडियन एविडेंस एक्ट और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये दोनों कानून एक ही डेट पर इन्फोर्समेंट में आए हैं, 1 सितंबर 1872। इंडियन एविडेंस एक्ट का जब हम ड्राफ्ट पढ़ते हैं
तो इंडियन एविडेंस एक्ट में 3 पार्ट बनाए गए, 11 चैप्टर बनाए गए और 167 सेक्शन। इसको बांटा गया है 3 पार्ट में, 11 चैप्टर में और 167 सेक्शन में। फर्स्ट पार्ट रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट कहा जाता है। इसका जो पहला भाग है वो रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट है, जिसमें 2 चैप्टर है, चैप्टर 1, चैप्टर 2। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन है, सेक्शन 1 to 4 तक में है, और चैप्टर 2 रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट है, सेक्शन 5 to 55 तक में। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट ऑफ प्रूफ, सबूत के बारे में है। इसमें 4 चैप्टर बनाए गए हैं, चैप्टर 3, 4, 5, 6। चैप्टर 3 में ऐसे फैक्ट बताए गए हैं जिनको प्रूव नहीं किया जा सकता है, फैक्ट नॉट नीड टू बी प्रूव्ड। इसमें 3 सेक्शन हैं, 56, 57, 58। चैप्टर 4 में ओरल एविडेंस बताया गया है, सेक्शन 59 एंड 60। चैप्टर 5 में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बताया गया है, सेक्शन 61 to 90A। इसके बाद चैप्टर 6 में बनाया गया एक्सक्लूशन ऑफ ओरल एविडेंस, सेक्शन 91 to 100 में। ये सेकंड पार्ट हो गया, जिसमें 4 चैप्टर बनाए गए। थर्ड पार्ट है प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस। तीसरा पार्ट जो बनाया गया वो साक्ष्य के पेश किए जाने के बारे में और उसके प्रभाव के बारे में है, जिसमें 5 चैप्टर बनाए गए हैं। इसमें चैप्टर 7 आता है पहले, बर्डन ऑफ प्रूफ, सेक्शन 101 से लेकर 114A तक में बर्डन ऑफ प्रूफ बताया गया। इसके बाद चैप्टर 8 आता है स्टॉपेल, सेक्शन 115 to 117 तक स्टॉपेल आता है। इसके बाद आता है विटनेस के बारे में। इसके बाद आता है विटनेस को पेश करना और उसका एग्जामिनेशन के बारे में, 135 to 166 तक में। लास्ट चैप्टर जो 11 आता है उसमें केवल एक सेक्शन बनाया गया, 167। उसमें बताया गया है एडमिशन ऑफ इम्प्रॉपर एविडेंस, इफेक्ट ऑफ एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ इम्प्रॉपर प्रॉपर एविडेंस। अगर कोई एविडेंस एडमिट कर लिया गया इम्प्रॉपर मैनर से, या कोई इम्प्रॉपर एविडेंस एडमिट कर लिया गया, तो उसका क्या इफेक्ट होगा। तो ये जनरल इसका बताया गया कि ड्राफ्ट में क्या क्या है इसमें। तो टोटल 3 पार्ट, 11 चैप्टर और 167 सेक्शन बनाए गए। इसमें देखिए है तो ये पूरा प्रोसीजर ना, लेकिन इसका जो चैप्टर 8 है स्टॉपेल, वो सब्सटेंसिव मैटर के बारे में है, वो सारभूत मामलों से संबंधित है। लेकिन फिर भी पूरे इंडियन एविडेंस एक्ट को प्रोसीजरल लॉ ही कहा जाता है। ठीक, अब देखिए इंडियन एविडेंस एक्ट कहा जाता है लॉ ऑफ एविडेंस के बारे में। लॉ ऑफ एविडेंस आपने भी पढ़ा होगा या आप पढ़े होंगे तो मिला होगा आपको कि लेक्स फोराई कहा जाता है। लेक्स फोराई का मतलब होता है देशीय विधि, लॉ ऑफ कंट्री, लॉ ऑफ स्टेट, लॉ ऑफ प्लेस भी कर देते हैं। अब देशीय विधि जिसको कहा जाता है, इसके बारे में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने 1850 में ही डिक्लेयर किया था। 1850 का उसका हाउस ऑफ लॉर्ड्स का, जिसमें उन्होंने डिक्लेयर किया था कि ये लेक्स फोराई है, ये देश की विधि है। इसका मतलब एविडेंस जब भी कोई मैटर चलेगा तो किस प्लेस पर मैटर चल रहा है, किस कोर्ट में मैटर चल रहा है, किस देश में मैटर चल रहा है,
उस देश का लॉ ऑफ एविडेंस ही लागू होगा। जैसे अगर कोई मैटर, कोई केस हुआ इंडिया से बाहर किसी कंट्री में, लेकिन उसकी इंक्वायरी, उसका ट्रायल इंडिया में चल रहा है, तो यहां इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई होगा, दूसरे देश का एविडेंस नहीं। हो सकता है उस देश में कुछ और एविडेंस रिलेवेंट हो, इंडिया में रिलेवेंट ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ इंडियन एविडेंस एक्ट ही लागू होगा। इसलिए इसे कहते हैं लेक्स फ्राई, देसी विधि। अब सवाल आता है, देखिए जो जनरल कॉन्सेप्ट जो आप सुनते होंगे, बार बार सुनने में आता है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। एविडेंस वर्ड आता है, पहले ही आता है इंडियन एविडेंस एक्ट। एविडेंस, जब आप सोचते हैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट, अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्या ये लॉ है, आप बताते हैं लॉ है। अगर पूछा जाए आप प्रूव करिए कि लॉ है, तो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 का क्लास 3 बताया करिए। इंडिया में कोई भी लॉ है वो रिकॉग्नाइज कहां से होता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। आर्टिकल 13 पढ़ा होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जहां बताया गया है कि लॉ इंक्लूड्स, तो कोई भी एक्ट है, कोई ऑर्डिनेंस है, कोई रूल है, कोई लॉ है, कोई बाई लॉ है, कोई सब रूल है, ये सभी लॉ में इंक्लूड हैं, तो एक्ट भी लॉ माना जाता है और एक्ट भी लॉ के रूप में इन्फोर्सेबल होता है। अब सवाल आता है एविडेंस क्या होता है? एविडेंस वर्ड एक लैटिन वर्ड एविडेयर से बना है। एविडेयर का मतलब है टू क्लियर, टू प्रूव, तो साथ सब बना है एविडेयर से, जिसका अर्थ होता है क्लियर करना, स्पष्ट करना, साबित करना। अब यहां सवाल आता है कि एविडेंस एंड प्रूफ दो वर्ड मिलता है, ये दोनों एक नहीं है, इन दोनों में डिफरेंस होता है। एविडेंस एक सोर्स का काम करता है, एक साधन का काम करता है, और प्रूफ उसका परिणाम होता है। जैसे हम कहीं मंजिल पर जाना चाहते हैं, तो हम जिस रास्ते से जाते हैं और फिर हम अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं, तो जो रास्ता होता है वो साक्ष्य का काम करता है और मंजिल प्रूफ। इसी तरह एविडेंस को अगर काज रीजन माना जाए तो उसका इफेक्ट होता है प्रूफ। अब सवाल आता है कि अगर कॉमन वर्ड कोई पूछे आपसे, कॉमन सेंस में कोई पूछ ले, बताइए एविडेंस क्या होता है, तो आप सीधे बताइए कि एविडेंस इज सोर्स टू प्रूव और डिसप्रूव एनी फैक्ट। किसी भी तथ्य को साबित या न साबित करने का जो एक साधन होता है, जो एक मार्ग होता है, रास्ता होता है, उसी को कहा जाता है साक्ष्य। और वही साक्ष्य जब साबित हो जाता है, जब अपना काम कर देता है, तब वो बन जाता है सबूत, प्रूफ बन जाता है। अब सवाल है कि इंडियन एविडेंस एक्ट में एविडेंस को कैसे डिफाइन किया गया। इंडियन एविडेंस एक्ट में आपने पढ़ा होगा अगर, तो डेफिनेशन क्लॉज नहीं है। इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज बताता है। इंटरप्रिटेशन क्लॉज का मतलब होता है कि कोर्ट इसमें अपने तरीके से इंटरप्रिटेशन कर सकता है। उस इंटरप्रिटेशन क्लॉज में एविडेंस भी बताया गया है। वहां अगर देखा जाए तो एविडेंस को सीधे डिफाइन न करके एविडेंस की दो कैटेगरी बता दी गई है, ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इस सेंस बताया गया, ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, मौखिक साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य। और यहीं पर एक चीज और जान लीजिए, जब आपसे पूछा जाए बताइए कॉमन क्लासिफिकेशन एविडेंस का करिए, इंटरव्यू में जब जाएंगे तो वहां आपसे बात सवाल पूछा जाएगा, एक कॉमन क्लासिफिकेशन कर दीजिए। इंडियन एविडेंस एक्ट में जब पूछा जाता है, देखिए कि एक कॉमन क्लासिफिकेशन करिए एविडेंस का, तो कॉमन क्लासिफिकेशन में 3 क्लासेस के बताए जाते हैं। फर्स्ट ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट एविडेंस, सेकंड डायरेक्ट एविडेंस, इनडायरेक्ट या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, और थर्ड प्राइमरी एविडेंस एंड सेकेंडरी एविडेंस। ये 3 कॉमन क्लासिफिकेशन होते हैं। अब जब हम लोग सेक्शन 3 पढ़ते हैं इंटरप्रिटेशन क्लास, तो वहां बताया गया है ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, मौखिक साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य। मौखिक साक्ष्य के बारे में क्या बताया गया? वहां कहा गया है कि कोई भी स्टेटमेंट
जो कोर्ट की परमिशन से या कोर्ट के रिक्वायरमेंट पर कोई कथन जो न्यायालय की अनुमति से या न्यायालय द्वारा अपेक्षा किए जाने पर विटनेस साक्षियों को द्वारा जांच से संबंधित विषय के बारे में दिया जाता है, उसे कहते हैं ओरल एविडेंस। तो आप इसको कई तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। सीधे कह सकते हैं आप न्यायालय की अनुमति से या न्यायालय द्वारा अपेक्षा किए जाने पर किसी भी विटनेस के द्वारा जांच से संबंधित विषय के बारे में जब कोई भी कथन किया जाता है तो उसे मौखिक साक्ष्य कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? स्टेटमेंट हो गया बाय विटनेस विथ परमिशन और ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ कोर्ट अबाउट मैटर अंडर इंक्वायरी। तो कोई भी स्टेटमेंट जब दिया जाए, कौन दे? विटनेस दे। कब दे? जब कोर्ट उसे परमिट करे या जब कोर्ट उसकी रिक्वायरमेंट कोर्ट की हो, और किस विषय में? जिसकी इंक्वायरी चल रही है, जिसकी जांच चल रही है। तो ऐसे स्टेटमेंट को ओरल एविडेंस कहा जाता है। ओरल एविडेंस के बारे में रूल बताया गया है। तो आप जब सेक्शन पढ़ेंगे 60 तो वहां बताया गया है कि ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। ओरल एविडेंस हमेशा डायरेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इनडायरेक्ट अगर आया तो वो हियर से एविडेंस के रूप में होगा और हियर से एविडेंस एडमिट नहीं होता है। वो अलग बात है, कुछ एक्सेप्शंस है वहां आता है, लेकिन जनरल रही है। अब आता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में क्या बताया गया कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस की जाए, कोई भी दस्तावेज जो न्यायालय के सामने पेश की जाए, किस लिए? न्यायालय उसका इंस्पेक्शन करे, न्यायालय उसकी जांच करे, न्यायालय उसका निरीक्षण करे। तो ऐसे दस्तावेज को दस्तावेजी साक्ष्य कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी शामिल किया गया है। जो इलेक्ट्रॉनिक आप पढ़े होंगे सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, उसके आधार पर इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी शामिल कर दिया गया। अब ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। अब सवाल आता है कि एविडेंस, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा वो किस फॉर्म होगा? तो जब हम लोग पढ़ेंगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का चैप्टर, अभी हमने बताया था सेक्शन 61 to 90A तक में, वहां डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के दो वर्ग बताए गए, प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस। होता क्या है देखिए, ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इस पर जब क्वेश्चन उठता है, इंटरव्यू में कई बार पूछा गया है, आप भी जाएंगे तो वहां जरूर पूछा जाएगा, और वहां पर पूछा जाता है कि बताइए किस कंडीशन में कौन से मैटर में ओरल एविडेंस दिया जाएगा और कौन से मैटर में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया जाएगा। ये कंडीशन आती है। तो इसका एक सीधा सा आंसर आपने माइंड में सेट कर लिया करिए। अगर किसी डॉक्यूमेंट की कंटेंट्स को प्रूव करना है तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया जाएगा। इसके अलावा किसी भी मैटर में ओरल एविडेंस दिया जा सकता है। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो कंपलसरी है। डॉक्यूमेंट की कंटेंट्स को प्रूव करना है तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा, और ओरल एविडेंस किसी भी मैटर में आ सकता है। इस तरह आप उसका जवाब देंगे, और ये जवाब कहां मिलता है? सेक्शन 59 में। फिर सवाल उठेगा, फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया जाएगा तो किस रूप में होगा? तो बताइए कि एविडेंस एक्ट का रूल है, प्रिंसिपल है, बेस्ट एविडेंस ही दिया जाना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के दो फॉर्म होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो जब 61 पढ़ते हैं वहां मिलता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को प्रूव करना है तो या तो प्राइमरी एविडेंस या सेकेंडरी एविडेंस। लेकिन पहले नाम किसका आया? प्राइमरी एविडेंस, क्योंकि प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस का कंपैरिजन किया जाए तो बेस्ट एविडेंस होता है प्राइमरी एविडेंस, इसलिए प्राइमरी एविडेंस ही दिया जाता है। प्राइमरी एविडेंस का मतलब होता है खुद डॉक्यूमेंट, जिस डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को प्रूव करना है वो डॉक्यूमेंट ही अपने आप में प्राइमरी एविडेंस होता है। ये जनरल कॉन्सेप्ट है एविडेंस के बारे में। डायरेक्ट एविडेंस, इनडायरेक्ट एविडेंस, सर्कमस्टांसेस, कुछ तो डायरेक्ट एविडेंस होते हैं, आई विटनेस है या कोई भी इस तरह डॉक्यूमेंट मिला है डायरेक्ट एविडेंस। सर्कमस्टांशियल एविडेंस वहां होता है जहां डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलता है, लेकिन परिस्थितियां भी उतना ही निर्णायक होती है जैसे कोई प्रत्यक्ष डॉक्यूमेंट होता है। उस पर भी भरोसा कोर्ट करता है और कोर्ट ने उस पर भी डिसीजन दिया है। अब सवाल आता है कि प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस, ये तो हमने बताया अभी आपको कि प्राइमरी एविडेंस, इंडियन एविडेंस एक्ट आप पढ़ेंगे तो जब सेक्शन 62 पढ़ेंगे तो वहां प्राइमरी एविडेंस को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 63 पढ़ेंगे तो सेकेंडरी एविडेंस को डिफाइन किया गया है। प्राइमरी एविडेंस के 4 पॉइंट्स आते हैं, 4 काइंड्स होते हैं, और सेकेंडरी एविडेंस के 5 काइंड्स होते हैं।
ठीक है, अब आप हम लोग फिर सेक्शन 3 में जो जनरल कॉन्सेप्ट है उस पर आते हैं। उसमें क्या बताया गया, देखिए कोर्ट। कोर्ट का मतलब क्या होता है, न्यायालय का मतलब क्या होता है। एक कॉमन सेंस में जब इसकी मीनिंग निकाली जाती है, ऐसे ही आपसे कोई भी एक सामान्य व्यक्ति पूछ दे कि न्यायालय क्या है, तो आप सीधे बताइए न्यायालय वो संस्था है जहां न्याय का प्रशासन चलता है। एन इंस्टीट्यूशन, एक ऐसी संस्था जहां एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हो, जहां न्याय का प्रशासन हो, उसे न्यायालय कहते हैं। आप सेक्शन 3 पढ़ते तो वहां कहा गया, देखिए कोर्ट इंक्लूड्स, न्यायालय के अंतर्गत शामिल है ऑल जजेज, सभी जज, ऑल मजिस्ट्रेट, सभी मजिस्ट्रेट। तो सभी जज अपने आप में न्यायालय होते हैं, सभी मजिस्ट्रेट अपने आप में न्यायालय होते हैं। इनके अलावा अगर कोई और पर्सन लीगली एथराइज्ड किया गया है एविडेंस लेने के लिए, उसे भी कोर्ट में शामिल किया गया है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट में कोर्ट में 3 व्यक्ति शामिल किए गए हैं, एक तो जज, दूसरे मजिस्ट्रेट और तीसरा पर्सन लीगली एथराइज्ड टू टेक एविडेंस, जो साक्ष्य लेने के लिए लीगली विधि के द्वारा प्राधिकृत किया गया है। लेकिन इसमें आर्बिट्रेटर शामिल नहीं है, मध्यस्थ को इसमें शामिल नहीं किया गया है। ये कोर्ट में इंक्लूड है। अब देखिए जजेस कोर्ट है अपने आप में, आप सुनते होंगे, कभी कोर्ट गए होंगे तो कोर्ट का फैसला या तो पढ़े होंगे, कोर्ट का जजमेंट पढ़े होंगे, तो कहा जाता है कोर्ट ये ऑर्डर देती है, कोर्ट ये निर्णय करता है। जबकि निर्णय या ऑर्डर कौन दे रहा है, जज दे रहा है, मजिस्ट्रेट दे रहा है। तो क्यों कहता है कोर्ट का ये फैसला है, इसका मतलब जज मजिस्ट्रेट अपने आप में न्यायालय होता है। ये न्यायालय का कॉन्सेप्ट होता है। इसी तरह आपको मिलेगा फैक्ट, तथ्य। अब देखिए तथ्य का भी जो यहां पर सेक्शन 3 में इंटरप्रिटेशन किया गया है, फैक्ट में भी उसमें बताया गया फिजिकल फैक्ट, साइकोलॉजिकल, मेंटल फैक्ट, भौतिक तथ्य और मानसिक तथ्य। ये 2 क्लास बताए गए। एक्चुअल में ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है, ये बेंथन के प्रिंसिपल पर क्लासिफिकेशन किया गया। बेंथन ज्यूरिस्ट पर्सन थे, फिलोसोफर थे, उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था फैक्ट का, फिजिकल, मेंटल, वही इंडियन एविडेंस एक्ट में अडॉप्ट किया गया है। फिजिकल फैक्ट के बारे में क्या बताया गया, भौतिक तथ्य के बारे में क्या बताया गया। सेक्शन 3 पढ़ते तो वहां क्या लाइन दी गई है, कोई एनीथिंग, कोई भी वस्तु, स्टेट ऑफ थिंग, वस्तु की अवस्था, रिलेशन ऑफ थिंग, वस्तुओं का संबंध, कोई भी वस्तु या वस्तुओं की अवस्था या उसका संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, परसीव्ड बाय सेंसेस। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम अपनी इंद्रियों से किसी वस्तु को जान लेते हैं, वस्तु की क्या अवस्था है उसको जान लेते हैं, वस्तु का क्या संबंध है उसको जान लेते हैं, तो वो एक फैक्ट बनता है और उसे कहते हैं भौतिक तथ्य। वस्तु है, वस्तु किस अवस्था में है, जैसे जब आप कहते हैं कि एक बुक है, एक टेबल है, कार है, बॉटल है, मोबाइल है, ये एक फैक्ट है क्योंकि ये वस्तु है और हमने इसको देखा। जब आप कहते हैं फैन ऑन है, मोबाइल ऑन है, किताब खुली हुई है, तो ये उसका स्टेट ऑफ थिंग, उसकी अवस्था बताती है। और जब आप कहते हैं ये कार उनकी है, ये मोबाइल उनका है, ये वस्तु उनकी है, तो ये बताता है रिलेशन। तो ये सब भी तथ्य होता है और ये भौतिक तथ्य होगा। इसे कहते हैं फिजिकल फैक्ट। किसी ने कुछ देखा, किसी ने कुछ कहा। लेकिन अब जैसे एग्जांपल आता है कि ए ने बी को मारा, ए ने बी को पीट दिया, तो ए ने बी को मारा, ये फिजिकल फैक्ट है। लेकिन अगर यही सवाल उठ जाए कि क्या ए बी को मारना चाहता था, क्या ए बी को मारने, ए के पास बी को मारने के कोई इंटेंशन था, तो ये इंटेंशन जो मैटर आ गया, ये इंटरनल मैटर होता है, ये मेंटल फैक्ट होता है। किसी ने कुछ सोचा, किसी ने अपनी राय बनाई, किसी ने गुड फेथ में कार्य किया, किसी ने फ्रॉडलेंट मैनर में कार्य किया, ये सब मेंटल फैक्ट होता है। इसे मानसिक, इसी को इंटरनल फैक्ट भी कहते हैं।
जो मानसिक होता है। अब मानसिक तथ्य के बारे में क्या बताया गया सेक्शन 3 में? कहा गया ऐसी कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो। इसका मतलब जब तक किसी व्यक्ति की मानसिक दशा नहीं पता चलती तब तक वो फैक्ट नहीं बनता है। अगर किसी की मानसिक दशा की जानकारी किसी व्यक्ति को हो गई तब वो मेंटल फैक्ट हो जाता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कुछ भी सोच रहा है, उसको अगर कोई नहीं जानता है तो ये कोई इसका कोई मतलब नहीं होता। जैसे किसी को मालूम हो गया वो क्या सोच रहा था, ये मेंटल फैक्ट हो गया। तो फैक्ट की दो कंडीशन बताई गई, फिजिकल एंड मेंटल फैक्ट। फिर आता है इसमें देखिए इंपॉर्टेंट चीज जो है फैक्ट इन इशू, रिलेवेंट फैक्ट। पूरा इंडियन एविडेंस एक्ट या पूरा समझिए किसी भी कंट्री का लॉ ऑफ एविडेंस हो, इसकी लिमिट है कि वो फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट यहीं तक सीमित रहती है। फैक्ट इन इशू, रिलेवेंट फैक्ट। अब सवाल आता है देखिए फैक्ट इन इशू क्या है? फैक्ट इन इशू बेसिक फैक्ट होता है, प्रिंसिपल फैक्ट होता है। इसे फैक्टम प्रोबेंडम कहा जाता है या फैक्टम प्रोबेंडाई कहते हैं। यही प्रिंसिपल फैक्ट होता है जिसको प्रूव किया जाता है। और जो रिलेवेंट फैक्ट होता है ये एविडेंशियल फैक्ट होता है, इसे फैक्टम प्रोबेंस कह देते हैं। ये साक्ष्य का तथ्य होता है। फैक्ट इन इशू, इंटरप्रिटेशन क्लास में क्या बताया गया है फैक्ट इन इशू के बारे में? कहा गया है कोई भी फैक्ट इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अनदर फैक्ट, कोई भी तथ्य अगर है चाहे वो अकेले हो या किसी तथ्य के साथ संसक्त होकर, संसक्त होना मतलब मिल जाना, जुड़ जाना, संबंधित हो जाना। तो कोई भी तथ्य चाहे अकेले या किसी और तथ्य के साथ मिलकर किसी ऐसे अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता, 3 वर्ड मिलता है, राइट्स, लायबिलिटी एंड डिसेबिलिटी। किसी भी ऐसे अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता का एग्जिस्टेंस, अस्तित्व बता दे, क्लियर कर दे, नॉन एग्जिस्टेंस, अनअस्तित्व बता दे, नेचर बता दे, प्रकृति, या उसका एक्सटेंट, विस्तार बता दे। तो कोई भी तथ्य जो अकेले या किसी और तथ्य के साथ जुड़कर किसी भी ऐसे अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता का अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति या विस्तार बता दे, क्लियर कर दे। कब? जब उसे किसी भी सूट या प्रोसीडिंग में, किसी वाद या कार्यवाही में एसर्ट किया गया हो या डिनाई किया गया हो, उसे मांगा गया हो या मना कर दिया गया हो, प्रख्यान किया गया हो या प्रत्याख्यान किया गया हो, तो वही फैक्ट इन इशू होता है। तो फैक्ट इन इशू का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा फैक्ट जो किसी राइट्स, लायबिलिटी या डिसेबिलिटी के बारे में होगा। और ये कैसे बनेगा? क्योंकि वो उस राइट्स, लायबिलिटी या डिसेबिलिटी का एग्जिस्टेंस क्लियर कर रहा है, उसका अस्तित्व बताता है, नॉन एग्जिस्टेंस, अनस्तित्व बताता है, नेचर या एक्सटेंट, प्रकृति या विस्तार बताता है। कब? जब इसे किसी वाद या कार्यवाही में, सूट या प्रोसीडिंग में या तो प्रख्यान किया गया हो इसे, या प्रत्याख्यान मतलब एसर्ट किया गया हो या डिनाई किया गया हो, मांगा गया हो या उसे मना कर दिया गया हो। यही फैक्ट इन इशू होता है, विवाद्यक तथ्य होता है। अब अगर देखा जाए वास्तव में विवाद कब पैदा होता है? विवाद तभी पैदा होता है जब अधिकार मांगा जाए। एक व्यक्ति अपना अधिकार मांगेगा तो विवाद होगा, दूसरा व्यक्ति उसका अधिकार एक्सेप्ट नहीं करेगा तो विवाद होगा। एक व्यक्ति पर लायबिलिटी दी जाए तो विवाद होगा, अगर वो अपनी लायबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करता है तो विवाद होगा। कोई डिसेबिलिटी में है तो विवाद होगा, उसको डिसेबल बताया जा रहा है तो विवाद होगा। तो इन्हीं को क्लियर करने वाला जो फैक्ट होता है वही फैक्ट इन इशू होता है। अब सवाल आता है फैक्ट इन इशू किस मैटर में होगा? फैक्ट इन इशू दोनों में होता है, चाहे वो सिविल प्रोसीडिंग चल रही हो चाहे वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही हो। सिविल प्रोसीडिंग, अगर आप सिविल प्रोसीजर कोड पढ़े होंगे, वहां ऑर्डर 14 पढ़ते हैं, रूल 1 to 7, वहां फैक्ट इन इशू बताया गया है। सिविल मैटर में इसे इशू ऑफ फैक्ट कहते हैं। सिविल मामलों इसको तथ्य का विवाद्यक कहेंगे, और क्रिमिनल मैटर में इसे फैक्ट इन इशू कहा जाता है, विवाद्यक तथ्य। ये नाम भी आप ध्यान में रखिएगा कि सिविल मामलों में तथ्य का विवाद्यक कहा जाएगा
और क्रिमिनल मामलों में विवादक तथ्य कहते हैं। जब आप सिविल प्रोसीजर कोड पढ़ेंगे तो वहां मिलेगा इशू ऑफ फैक्ट, इशू ऑफ लॉ। ऐसे देखा जाए इशू ऑफ फैक्ट होता है, इशू ऑफ लॉ होता है, मिक्स्ड फैक्ट ऑफ इशू एंड लॉ, मिक्स्ड इशू ऑफ फैक्ट और इशू ऑफ लॉ, ये होता है। तो दोनों तरह के क्वेश्चन आता है कभी कभी कि अगर इशू ऑफ फैक्ट, इशू ऑफ लॉ दोनों अराइज हो जाए तो कोर्ट पहले क्या देखता है, आप जवाब दीजिएगा। पहले इशू ऑफ लॉ को डिटरमाइन करेगा। इशू ऑफ लॉ कैसे अराइज हो जाता है, कोर्ट के जुडिक्शन से अराइज हो जाता है, उसकी प्रोसीडिंग से अराइज हो जाता है। अब सवाल आता है फैक्ट इन इशू और इशू ऑफ फैक्ट। तो फैक्ट इन इशू हमने बताया ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग में अगर आपने पढ़ा होगा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, तो वहां पर चैप्टर 17 आपको मिलेगा सेक्शन 211 टू 224 तक में, जिसे चार्ज नाम दिया गया, आरोप। तो जो चार्ज फ्रेम होता है वही फैक्ट इन इशू होता है, उसी को विवादक तथ्य बोलते हैं, फैक्ट इन इशू चार्ज। अब फैक्ट इन इशू में क्या क्या होगा, चार्ज में क्या होगा, सेक्शन 211 टू 214 तक में कंटेंट्स ऑफ चार्जेस बताए गए, उसी तरह फैक्ट इन इशू बनता है। जब ट्रायल होता है तो ट्रायल में फैक्ट इन इशू बनाया जाता है। और सिविल मैटर में सिविल प्रोसीजर कोड हमने बताया 1908 के, जब आप ऑर्डर 14 पढ़ते हैं रूल 1 to 7 तक में, वहां बताया गया है इशू ऑफ फैक्ट। अब अगर इंटरव्यू पूछ दिया जाए आपसे, बताइए फैक्ट इन इशू से क्यों कहते हैं और उसे इशू ऑफ फैक्ट क्यों कहते हैं, उसको फैक्ट इन इशू क्यों नहीं कहा गया। होता क्या है कि क्रिमिनल मैटर में ट्रायल तभी शुरू होता है जब इशू होता है, चार्ज फ्रेम होने के बाद ही ट्रायल शुरू होता है, इसलिए पहले ही इशू बन गया है। और सिविल मैटर में क्या होता है, पहले प्लेंट आएगा, फिर रिटन स्टेटमेंट आएगा। तो जब प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट आ जाता है उसी आधार पर इशू बनाया जाता है। तो इशू बना किस पर, प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट पर, इसलिए उसे कहते हैं इशू ऑफ फैक्ट। तो ये फैक्ट इन इशू एंड इशू ऑफ फैक्ट होता है। तो कहां कहां मिलेगा हमने बताया आपको। ये फैक्ट इन इशू यही प्रिंसिपल फैक्ट होता है, इसी को प्रूव करना होता है। अब किससे प्रूव किया जाएगा, रिलेवेंट फैक्ट से। अगर आपसे पूछा जाए कि एग्जाम्पल दीजिए फैक्ट इन इशू का, तो आप दे सकते हैं, सिविल में भी दे सकते हैं, क्रिमिनल में भी दे सकते हैं। क्रिमिनल मैटर में जैसे से पूछ दिया गया कोई आप एग्जाम्पल बताइए, तो बता दीजिए ए पर चार्ज लगा उसने बी का मर्डर किया, ए पर चार्ज लगा उसने बी का मर्डर किया। अब यहां क्या क्या इशू बन सकता है कि क्या ए ने बी की डेथ काज की, क्या ए का इंटेंशन बी की डेथ काज करना था, क्या ए को ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दिया गया, ये सब क्या बनेंगे, सब इशू बन जाएंगे, इन्हीं को प्रूव करना पड़ेगा। इसी तरह अगर सिविल में आया कि ए ने नेग्लिजेंस किया जिसके कारण बी को इंजरी हुई, तो वहां पर इशू बनेगा कि क्या ए का केयर करने की ड्यूटी थी बी के लिए, क्या ए ने अपनी ड्यूटी ब्रीच की, क्या इससे बी को इंजरी हुई, ये सब वहां इशू बन जाता है। तो ये फैक्ट इन इशू क्रिमिनल, इशू ऑफ फैक्ट सिविल, दोनों के लिए। अब सवाल आता है रिलेवेंट फैक्ट क्या होता है। रिलेवेंसी का मतलब होता है कनेक्शन। जैसा हम लोगों ने भी देखा कि फैक्ट इन इशू तो अकेले भी हो सकता है, लेकिन रिलेवेंट फैक्ट कभी भी अकेले नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि रिलेवेंसी का मतलब होता है कनेक्शन। कोई भी फैक्ट रिलेवेंट तब होगा जब किसी दूसरे फैक्ट से कनेक्ट होगा। अब सवाल आता है कनेक्शन कैसा होना चाहिए। कनेक्शन वैसा होना चाहिए जैसा इंडियन एविडेंस एक्ट ने डिक्लेयर किया है। तो अगर कोई भी फैक्ट किसी दूसरे फैक्ट से इस तरह कनेक्ट हो जाता है जैसा एविडेंस एक्ट में डिक्लेयर किया गया है, अगर उस आधार पर कनेक्ट होता है तो उसे कहते हैं रिलेवेंट फैक्ट। तो वो फैक्ट रिलेवेंट होगा जो दूसरे से कनेक्ट हुआ है। जैसे अगर सवाल आया कि ए ने बी को हर्ट पहुंचाया, चोट पहुंचाई थी। अब क्या ए ने बी को चोट पहुंचाई, क्या ए का इंटेंशन था बी को चोट पहुंचाना, ये सारी चीजें तो फैक्ट इन इशू बन जाए। अब रिलेवेंट फैक्ट क्या होगा
ए जब बी को पीट रहा था, जब चोट पहुंचा रहा था, ए ने कोई स्टेटमेंट दिया, वो रिलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि वो कनेक्ट हो गया किससे, उस चोट को पहुंचाने के समय किया उसने, तो चोट पहुंचाते समय उसने बोला, इसलिए वो पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन सेक्शन 6 में आ जाएगा। फिर ए ने बी को इसलिए चोट पहुंचाया क्योंकि बी ने भी उसको पहले कभी पीटा था, उसने बदला लिया, मोटिव सेक्शन 8 में रिलेवेंट हो जाएगा। ए खुद जाके बताता है कि मैंने बी को पीटा, कन्फेशन कर लिया, रिलेवेंट हो जाएगा। अगर ए ने इतना चोट पहुंचाए कि बी की डेथ हो गई और मरने से पहले बी ने स्टेटमेंट दे दिया, ए ने मुझे मारा, डाइन डिक्लेरेशन के रूप में, तो इस तरह रिलेवेंट फैक्ट बन जाता है। तो रिलेवेंसी का मतलब होता है कनेक्शन। रिलेवेंट फैक्ट को फैक्टम प्रोविंस कहा जाता है, ये एविडेंशियल फैक्ट होता है। और इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 5 to 55 चैप्टर 2 पार्ट 1 रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट की बात करता है, और उसमें सेक्शन 6 to 55 तक में रिलेवेंट फैक्ट बताए गए हैं। तो कोई भी फैक्ट अगर किसी दूसरे फैक्ट से कनेक्ट हुआ और कनेक्शन कैसा रहा, जैसा कि सेक्शन 5 से 55 तक बताया गया है, तो उसे रिलेवेंट फैक्ट कहा जाता है। अब इसमें देखिए सेक्शन 3 में 3 वर्ड और इंपॉर्टेंट है, और ये सब प्री मेंस इंटरव्यू सब में इंपॉर्टेंट है, सब में पूछा जाता है। प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड। प्रूव्ड मतलब साबित, डिसप्रूव्ड ना साबित, और नॉट प्रूव्ड मतलब साबित नहीं हुआ। सवाल आता है कि आखिर साबित, कोई भी फैक्ट साबित कब माना जाता है, कैसे माना जाता है फैक्ट प्रूव हो गया। किसी भी तथ्य को साबित या ना साबित करना ये कोर्ट अथॉरिटी का काम है, ये उसका पावर होता है। इसीलिए जब आप सेक्शन 3 पढ़ते तो वहां क्लियर बिल्कुल दिया गया है कि किसी भी फैक्ट को, किसी भी तथ्य को प्रूव्ड, साबित हुआ कब माना जाएगा, जब कोर्ट, न्यायालय अपने समक्ष विषयों पर जो भी उसके सामने मैटर आया है उस पर विचार करने के पश्चात यह एक्सेप्ट कर ले, ये मान ले कि उस तथ्य का अस्तित्व है। तो अगर कोर्ट ने अपने सामने जो विषय आया उस पर विचार करने के बाद किसी फैक्ट के बारे में उसके एग्जिस्टेंस को मान लेता है, उसके अस्तित्व को मान लेता है, स्वीकार कर लेता है, तो वो तथ्य साबित हुआ मान लिया जाता है। दूसरा पार्ट है कि अगर कोर्ट ये भी डिक्लेयर कर रहा है कि अगर कोर्ट की जगह कोई और प्रूडेंट पर्सन उसी फैक्ट पर काम कर रहा है, उसी विषय को देख रहा है, तो वो भी उसको प्रूव माने। तो माना क्या गया, देखिए इसमें या तो कोर्ट खुद, न्यायालय खुद मान ले, न्यायालय स्वयं ही उस फैक्ट के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट कर ले, या फिर उस फैक्ट के एग्जिस्टेंस को इतना प्रोबेबल मान ले कि अगर कोई प्रूडेंट पर्सन उसी विषय को देख रहा है तो वो भी यही एक्सेप्ट करेगा, यही बिलीव करेगा कि फैक्ट का एग्जिस्टेंस है, तो फैक्ट प्रूफ मान लिया जाता है। कोई व्यक्ति जब कोर्ट में जाता है तो कोर्ट से यही रिक्वेस्ट करता है कि कोर्ट उसकी बात को एक्सेप्ट कर ले। अगर कोर्ट ने उसकी बात एक्सेप्ट कर ली तो मान लिया जाता है फैक्ट प्रूफ हो गया। अब यहां 2 वर्ड एक मिला, देखिए अलग में 2 वर्ड मिला, एक तो मिला प्रोबेबिलिटी और दूसरा प्रूडेंट पर्सन। प्रूडेंट पर्सन का मतलब क्या होता है, विवेकशील। विवेकशील व्यक्ति कौन होता है, जिसके पास विवेक हो, जो बुद्धिमान होता है, वो विवेकशील होता है, प्रूडेंट पर्सन। एक कॉमन पर्सन नहीं, प्रूडेंट पर्सन। और प्रोबेबिलिटी, देखिए संभावनाएं 3 होती हैं, एक होता है पॉसिबिलिटी, दूसरा लाइकली, तीसरा प्रोबेबिलिटी। कानून में ये 3 संभावनाएं होती हैं। पॉसिबिलिटी का मतलब कम संभावना है, लाइकली का मतलब ज्यादा संभावना है, और प्रोबेबिलिटी का मतलब पूरी की पूरी संभावना है। प्रोबेबिलिटी लगभग सर्टेनिटी के बराबर हो जाती है, इसलिए यहां प्रोबेबिलिटी वर्ड यूज किया गया है। कोर्ट इतना उसको प्रोबेबल मान ले कि कोई भी प्रूडेंट पर्सन अगर उस जगह पर जहां कोर्ट है, अगर वो पर्सन को देख रहा है तो वो भी यही निष्कर्ष निकालेगा कि फैक्ट का एग्जिस्टेंस है, तब कहा जाता है फैक्ट प्रूव हो गया। अब दूसरा आता है डिसप्रूव्ड, ना साबित। इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा।
अगर कोर्ट अपने सामने जो मैटर आए, फैक्ट आए, उन पर विचार किया और उसके बाद कोर्ट ने यह समझ लिया कि इसका एग्जिस्टेंस नहीं है, इसका अस्तित्व नहीं है, इसका मतलब फैक्ट डिस्प्रूव हो गया। या कोर्ट उस फैक्ट की एग्जिस्टेंस को इतना इम्प्रोबेबल माने, इतना ज्यादा असंभव मान ले, एक प्रूडेंट पर्सन, एक विवेकशील व्यक्ति अगर वही मैटर देख रहा है तो भी यही मानकर चले कि फैक्ट का एग्जिस्टेंस नहीं है, तब उस फैक्ट को डिस्प्रूव मान लिया जाता है। तो या तो कोर्ट खुद उस एग्जिस्टेंस को माने तो फैक्ट प्रूव होगा, या कोर्ट इतना मान ले उसकी प्रोबेबिलिटी कि कोई प्रूडेंट पर्सन उसको एक्सेप्ट करे तो प्रूव होगा, या फिर अगर कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, कोर्ट ने उसके एग्जिस्टेंस को नहीं माना तो डिस्प्रूव हो जाएगा, या फिर कोई प्रूडेंट पर्सन अगर उसको नहीं मानना है, ऐसा कोर्ट का मानना है, तो फिर वो डिस्प्रूव हो जाएगा। एक वर्ड आता है नॉट प्रूव्ड। नॉट प्रूव्ड का मतलब क्या होता है? जो न तो प्रूव्ड हुआ हो और न ही डिस्प्रूव्ड। फैक्ट नाइदर प्रूव्ड नॉट डिस्प्रूव्ड। इसका मतलब अगर कोई तथ्य न तो साबित हुआ और न ही ना साबित हुआ तो उसे कहते हैं साबित नहीं हुआ। इसका मतलब अभी कोर्ट ने न तो उसके एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट किया है और न ही कोर्ट ने उसके एग्जिस्टेंस को डिनाई किया है। न्यायालय ने न तो उसके अस्तित्व को माना और न ही उसके अस्तित्व को खारिज किया, तब उसे कहते हैं कि साबित नहीं हुआ, नॉट प्रूफ। तो साबित नहीं हुआ का मतलब क्या होता है? अभी कोर्ट उस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लिया है, अभी वो प्रोसेस में है, अभी प्रोसीडिंग चल रही होती है, तब उसे कहते हैं नॉट प्रूव्ड। ये तीनों वर्ड भी मेंस में भी आते हैं, प्री में भी आते हैं, इंटरव्यू में। अब इसमें देखिए, प्री में जो सवाल पूछा जाता है, जुडिशरी की प्री हो या एडीपी हो या किसी भी डीजे या किसी भी में, उसमें सवाल सब में बनते हैं। कोर्ट में पूछा जाता है कि कोर्ट में क्या इंक्लूड है, क्या इंक्लूड नहीं है। फैक्ट के काइंड से पूछे जाते हैं, मेंटल फैक्ट, फिजिकल फैक्ट, उसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। फैक्ट इन इशू पूछा जाता है, रिलेवेंट फैक्ट पूछा जाता है, फिर एविडेंस के बारे में पूछा जाता है, ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड, ये सब। और ये सब मेंस में भी शॉर्ट नोट्स में लिखने के लिए आते हैं। प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड तो कभी कभी फुल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, इसलिए आपको इस तरह पूरी तैयारी इसकी करनी है। अब सवाल आता है, देखिए, जो पहले से ही माना जाता है कि एविडेंस एक्ट, जो इंडियन एविडेंस एक्ट बना, ये कौन सी प्रोसीडिंग पर अप्लाई करेगा? ये जुडिशियल प्रोसीडिंग पर एप्लीकेबल होता है, हर जुडिशियल प्रोसीडिंग पर एप्लीकेबल, सभी न्यायिक कार्यवाही पर लागू होता है। अब यहाँ सवाल आता है, न्यायिक कार्यवाही है क्या? तो जुडिशियल प्रोसीडिंग को एविडेंस एक्ट में नहीं बताया गया। जुडिशियल प्रोसीडिंग की डेफिनेशन आप सीआरपीसी में मिला होगा आपको, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में सेक्शन 2I, वहां बताया गया है कि एक ऐसी प्रोसीडिंग जिसमें एविडेंस लीगली ऑन ओथ लिया जाए। तो जब किसी प्रोसीडिंग में, किसी प्रोसेस में एविडेंस लीगली ऑन ओथ लिया जाता है, उसे कहते हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो इंडियन एविडेंस हर जुडिशियल प्रोसीडिंग पर, हर न्यायिक कार्यवाही पर लागू होता है, बस आर्बिट्रेटर के सामने अगर प्रोसीडिंग चल रही है उसमें नहीं लागू होता है। इसी तरह एक सवाल यह भी पूछा जाता है कि क्या इंडियन एविडेंस एक्ट कोर्ट मार्शल पर लागू होता है? कोर्ट मार्शल का मतलब सेना के सामने, सेना के न्यायालय में। होता क्या है, अगर सेना का मामला, आर्मी का मामला एक ऑर्डिनरी कोर्ट में चल रहा है, क्रिमिनल कोर्ट में चल रहा है, तो उस पर भी एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल होगा। लेकिन जो आर्मी एक्ट में कोर्ट बने हैं, सेना के न्यायालय, जो आर्मी एक्ट में, सेना के अधिनियम में, तीनों सेनाओं के बारे में कानून बना है, उसमें अगर कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया तो उसकी प्रोसीडिंग पर एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता है। तो एक कॉमन क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि क्या ये सेना न्यायालय पर लागू होता है, उसकी कार्यवाही पर, बताइए लागू होता है। हाँ, अगर उसमें प्रीम कोई ऑप्शन बना दिया है कि कोर्ट एस्टेब्लिश अंडर आर्मी एक्ट, तब बताइए नहीं लागू होता है। फिर सवाल आता है, देखिए, कि क्या तो फिर कौन कौन से मैटर में एप्लीकेबल नहीं होगा? तो बताइए, जो मैटर जुडिशियल प्रोसीडिंग में नहीं आता है, आर्बिट्रेटर के प्रोसीडिंग पर नहीं लागू होगा, एफिडेविट पर नहीं लागू होगा,
इसी तरह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट प्रोसीडिंग पर नहीं लागू होता है, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग पर नहीं लागू होता है। तो जहां भी डिपार्टमेंट टैक्सेशन वाले मामले चलते, जहां भी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चलती है उन पर एप्लीकेबल नहीं होता है। तो सेक्शन 3 में जो भी आप वर्ड देखे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे प्री हो या मेंस हो या इंटरव्यू हो। इंटरव्यू में जब भी पूछा जाता है कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिल्कुल, और उसको पूरी तरह इस तरह नहीं, बिल्कुल एकदम कॉमन उसका आंसर देने के बाद फिर आपको लॉ में प्रवेश करना चाहिए। इस तरह से पूछे जाते हैं। तो हमने देखा क्या इसमें एविडेंस में, हमने देखा कोर्ट, हमने देखा एविडेंस, फैक्ट, फैक्ट इन इशू, रिलेवेंट फैक्ट, प्रूफ, डिसप्रूफ, नॉट प्रूफ, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोगों ने ये सब डिस्कस किया। देखिए जितने भी आपने डिस्कस किया है उसमें इनको बहुत ध्यान से पढ़ के तैयार करना है। हर एग्जाम में आता हमने बताया, बिल्कुल अच्छी तैयारी करिए। और इसको हम लोग और डिटेल जो और भी टॉपिक पर बनेंगे, वीडियो बनेंगे, और भी तमाम टॉपिक हमने बताया ना 11 चैप्टर हैं, तो इनमें और भी चैप्टर पर और भी टॉपिक पर जब बनेंगे सब यही वर्ड बार बार हम लोगों के सामने आएंगे और तब वहाँ और भी ज़्यादा डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तो आज इस वीडियो में केवल इतना आपको बताया गया। देखिए सेक्शन 3 में या कॉमन चीज़ें क्या क्या होती है एविडेंस में, जो बार बार हम लोगों के सामने आएंगे, बार बार हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं।